नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कजान में द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी ने कहा कि कजान में वाणिज्य दूतावास खुलने से दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के भारत के रुख को दोहराया। भारत और सिंगापुर विशेष रूप से स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उद्योग सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। मौसम विभाग ने कहा, गंभीर चक्रवाती तूफान दाना बृहस्पतिवार की रात को ओडिशा तट से टकरा सकता है। 14 तटीय पड़ोसी जिलों के सभी स्कूल कल से 3 दिन के लिए बंद। सेंसेक्स 930 और निफ्टी 309 अंक गिरा। और भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने सुल्तान जौहर कप हॉकी में मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग बातचीत में श्री मोदी ने भारत का ये रुख दोहराया कि रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी हाल की रूस यात्रा दोनों देशों के बीच सामंजस्य और गहरी मित्रता दर्शाती है। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने कजान में दूतावास खोलने के भारत के फैसले का स्वागत किया। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल को रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने पर केंद्रित थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में श्री मोदी ने रूस की ब्रिक्स की अध्यक्षता की सराहना की और सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष जुलाई में मॉस्को में उनकी बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की प्रगति पर विशेष रूप से बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और सिंगापुर विशेष रूप से स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री ओंग एंग हेन ने आज नई दिल्ली में 6ठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्ष साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वे संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पर द्विपक्षीय समझौते को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने पर भी राजी हुए हैं। सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एशिया की शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज है। सिंगापुर के रक्षा मंत्री एंग हेंग हेन ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सहयोग का गौरवशाली इतिहास रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री की हाल की सिंगापुर यात्रा और दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक के दूसरे दौर से संबंध सुदृढ़ हुए हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के चार्टर को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए जल्द ही सुधार करेगी। गुजरात के गांधीनगर में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड पर अखिल भारतीय सम्मेलन में उन्होंने समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए बल को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में बल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ये जो संगठन है समाज के एक वर्ग को समाज की सुरक्षा और सेवा के साथ जोड़ने का काम और ये भावना को जागरूक करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है वो संकल्प तभी हम जीवित कर सकते हैं कि सेवा और सुरक्षा ये दोनों आयामों को सिविल डिफेंस और होमगार्ड के माध्यम से हम चरितार्थ करें। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल 4G नेटवर्क की शुरुआत के बाद से ग्राहकों की संख्या पिछले 6 महीने में 75 लाख से बढ़कर 1,80,00,000 हो गई है। नई दिल्ली में बीएसएनएल के नए प्रतीक चिन्ह और 7 नई सेवाओं का उद्घाटन करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि भारत विश्व के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपना 4G नेटवर्क विकसित किया है और जल्द ही इसे 5G नेटवर्क में बदला जाएगा। Since the beginning of the rollout of 4G, we've not even completed the rollout of 4G yet, but since the beginning of the rollout of 4G, from 75 lakh subscribers in March 2024, we've now gone to 1.8 crore subscribers. That is almost 2.5x in a matter of 6 months. हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीएसएनएल का नया प्रतीक चिन्ह विकास, पहुंच और विश्वास का प्रतीक है। नए प्रतीक चिन्ह के अलावा देश में संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीएसएनएल की 7 नई सेवाएं भी शुरू की गई है। इनमें स्पैम मुक्त भारत, नेशनल वाईफाई रोमिंग, इंटरनेट फाइबर टीवी, एनी टाइम कियोस्क, डायरेक्ट टू द डिवाइस सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत और खदानों में पहले 5G की सुविधा भी शामिल है। राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग सुविधा अपने फाइबर टू द होम ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बीएसएनएल हॉटस्पॉट पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करेगी। इसके अलावा एनी टाइम सिम कियोस्क के जरिए लोगों को सिम खरीदने, अपग्रेड करने, पोर्ट करने या बदलने की भी सुविधा मिलेगी। बीएसएनएल ने खनन कार्यों के लिए 5G नेटवर्क की भी शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त बीएसएनएल ने संकट और आपदाओं के दौरान सरकार और राहत एजेंसियों के लिए एन्क्रिप्टेड और निर्बाध संचार की सुविधा भी शुरू की है। भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक 2023 पर संसद की संयुक्त समिति ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को समिति की बैठक में भाग लेने से 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। यह निर्णय संसद भवन में समिति की बैठक के दौरान उनके अभद्र व्यवहार के बाद लिया गया। समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि श्री बनर्जी भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ बहस के बाद अमर्यादित आचरण पर उतर आए थे। ये पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी। जेपीसी की मीटिंग पहली बार को एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, ये देश को क्या संदेश आ गया है। और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई है। नामांकन पत्र 29 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में पहले चरण में 57 नामांकन पत्र भरे गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, जबकि दूसरे चरण की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस बीच सीट आवंटन को लेकर मतभेद के चलते जेएमएम, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची अभी तक जारी नहीं की जा सकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र में भाजपा के अलावा अन्य दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है।
भाजपा के 99 उम्मीदवारों की पहली सूची के अलावा किसी भी अन्य प्रमुख पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं की है। आज नामांकन दाखिल करने के पहले दिन कुल 40 उम्मीदवारों ने विभिन्न सीटों से अपना पर्चा दाखिल किया। इनमें ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए सभी पक्ष अपने मित्र पक्षों के साथ चर्चा कर जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने की कोशिश में जुट गए हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह चौधरी ने कहा है कि सरकार युवाओं को तकनीकी कौशल देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार शुरू करने में सुविधा प्रदान करेगी। इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। बंगाल के खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान दाना शक्तिशाली होकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके बृहस्पतिवार और शुक्रवार रात केंद्रपाड़ा में भीतरकणिका और ओडिशा तट के भद्रक या बालासोर के बीच टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार सुबह तक इसके उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। तूफान के ओडिशा तट पर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराने की आशंका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 14 तटीय और पड़ोसी जिलों के सभी स्कूल कल से 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने दाना से बुरी तरह प्रभावित होने वाले संभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि आईएमडी द्वारा पूर्वानुमानित रेड जोन जिलों में निकासी और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की अधिक टीम तैनात की जाए। सभी बंदरगाहों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि मछुआरों को कल से समुद्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि तेज बारिश के कारण बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में जल भराव हो गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के दलों के साथ साथ नागरिक एजेंसियां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 930 अंक की कमजोरी के साथ 80,221 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 309 अंक के नुकसान के साथ 24,472 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग बिना किसी बदलाव के 84 रुपये 7 पैसे के स्तर पर दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $74.89 प्रति बैरल के स्तर पर थी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्र निर्माण के लिए एआई का उपयोग करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभिन्न सरकारी कार्यों में एआई को जिम्मेदारी से एकीकृत करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सत्र में कहा कि एआई नियमित कार्यों को स्वचालित करने और सरकारी अधिकारियों को शासन के अधिक कार्यनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है। ये सत्र मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत चल रहे राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इस सप्ताह के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी को कम से कम 4 घंटे की योग्यता आधारित शिक्षा पूरी करनी होगी। भारत ने फलस्तीन के लिए मानवीय सहायता के रूप में 30 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप आज भेजी है। ये सहायता सामग्री फलस्तीन के पूर्व क्षेत्र में रहने वाले शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के जरिए भेजी गई है। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। अर्शदीप, शादानंद तिवारी, रोहित और प्रियोव्रता तलेम ने गोल किए। भारत 9 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। इससे पहले भारत ने अपने पहले मैच में जापान को 4-2 से और ब्रिटेन को 6-4 से हराया था। अगले मैच में कल भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कजान में द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी ने कहा कि कजान में वाणिज्य दूतावास खुलने से दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के भारत के रुख को दोहराया। भारत और सिंगापुर विशेष रूप से स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उद्योग सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। मौसम विभाग ने कहा गंभीर चक्रवाती तूफान दाना बृहस्पतिवार की रात को ओडिशा तट से टकरा सकता है। 14 तटीय और पड़ोसी जिलों के सभी स्कूल कल से 3 दिन के लिए बंद।
सेंसेक्स 930 और निफ्टी 309 अंक गिरा और भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने सुल्तान जोहर कप हॉकी में मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।